नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी ये जो क्लास चल रही थी इस चैनल पर, तो पिछली क्लास में हम स्वर संधि का जो भेद था, वृद्धि संधि, और उसके बाद वृद्धि संधि के विशेष नियम के बाद अयादि संधि और पूर्व रूप संधि, ये जो दो संधि थी इन पर हमने चर्चा की थी। आज की हमारी जो क्लास होनी है उस क्लास में हम स्वर संधि के जो शेष बचे हुए भेद, पररूप संधि और प्रकृति भाव जो संधि हैं उन पर चर्चा करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और साथ में लाइक करें। यदि आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिख दें। तो चलिए अधिक समय न गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पररूप संधि। अपना जो आज की क्लास होनी है उसमें हम कहेंगे संधि होगी अपनी पररूप संधि। पररूप संधि, देखिए जैसे पूर्व रूप संधि हम पढ़ रहे थे वैसे ही पररूप संधि की हम बात करते हैं। तो चलिए दोनों को हम तुलना करते हुए अध्ययन कर लेते हैं। हम पिछली क्लास में हमने पूर्व रूप संधि का नाम लिया था पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि में हमारे पास जो शर्त आई थी वो ये थी ए अथवा ओ, उसके बाद में क्या विद्यमान था, ए। ये जो ए ओ था वो पदांत था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पररूप की। पररूप संधि, और पररूप संधि में आप ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर पहले तो होगा ए, उसके बाद में ए या फिर ओ। नाम में अंतर करें वैसे ही वर्णों में अंतर है। पूर्व रूप पहले वाले का रूप शेष हो, पहले या तो ए शेष रहेगा या ओ शेष रहेगा, ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह होगा। ये ए ओ पदांत आया था जिसकी चर्चा हम कर चुके थे। पर रूप में क्या है कि जो ए ओ पूर्व रूप में विद्यमान था वह पर रूप में आ जाएगा, लेकिन अंतर ये होगा कि ये तो था पदांत, और ये जो ए ओ एंग वर्ण जो होगा, ये जो एंग वर्ण है वो होगा धातु का। मतलब आप ऐसे कहें कि यहाँ जो ए ओ आएगा वो किसका आएगा, धातु का, और ये जो ए होगा वो किसका होगा, उपसर्ग का। ये तो सामान्य सी हमने बात करी है दोनों में अंतर करने की। ठीक है, तो अब हम जो पररूप जो संधि है अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना, पररूप संधि क्या कहती है। पररूप संधि की परिभाषा ये है, एंगी पररूपम, ये पररूप संधि की परिभाषा है, एंगी पररूपम। अब एंगी पररूपम क्या कहता है वो ध्यान दें। ये ऐसे कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप एकादेश
हो जाता है। ऐसे नहीं समझ में आई तो दूसरा तरीका लेते हैं। उपसर्ग का ए प्लस ए अथवा ओ किसका, धातु का। ये ध्यान रखेंगे, उपसर्ग का ए और ए ओ किसका होना चाहिए, धातु का। तो कौन सी संधि कर देनी है, पररूप संधि। पररूप संधि। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। अपने पास एक उदाहरण है प्रे प्लस एजते। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, उपधन औषधि। प्रेधन एजते, उपधन औषधि। ठीक है, ये उदाहरण हम लेते हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, प्रे जो है वो अवर्णांत उपसर्ग है, ऐसे अंत हो रहा है। एजते धातु है जो ए से आरंभ हुई है, मतलब एंगादि धातु है। तो अवर्णांत उपसर्ग और एंगादि धातु दोनों आ गई। ऐसी कंडीशन में एंगी पररूपम जो अपनी परिभाषा है वह लागू होकर के पररूप संधि होगी। अब पररूप में करना क्या है, बाद वाला जो स्वर है उसको शेष रख लो, और जैसे ही ए को शेष रखेंगे तो देखो दोनों के स्थान पर बाद वाला रखना है ना, तो यहाँ से ए चला जाएगा और दोनों के स्थान पर हमने क्या रख लिया, ए। इधर है अपने पास जते। ठीक, अब प्रे में ए मिला दो तो शेष हो, ये तो बन गया प्रे, और फिर इधर हम बात करेंगे जते, तो अपना शब्द क्या बन गया, प्रेजते। इसी प्रकार यहाँ पर है उप, फिर पर रूप में शेष क्या रखेंगे, ओ, और उधर बच गया सती। दोनों को मिला दो, शब्द बन गया अपना उपोषति। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। अपने पास है प्रे प्लस एसियति। ठीक है, अपन ऐसे कह सकते हैं अव प्लस एजते। ठीक है, अप धने औषधि। ऐसे हम ऐसे कहें तो आप ये ध्यान देंगे, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु आई है तो कौन सी संधि हो जाएगी, पररूप संधि। और पररूप संधि करेंगे तो यहां तो बनेगा अपना प्रेषयति, यहां बन जाएगा अवेजते, यहां बन जाएगा अपौषति। इस रूप में ये सामान्य सी अपन ने पर रूप की बात की है। एक बार रिपीट करते हैं तो ध्यान दें, पर रूप संधि एंगी पर रूपम, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर पर रूप एकादेश, अर्थात उपसर्ग का ए हो और ए ओ धातु का हो तो पर रूप संधि करनी है। जैसे प्रे प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस औषधि उपोषति। ठीक इसी प्रकार प्रे प्लस एसियति प्रेषयति, अव प्लस एजते अवेजते, अप प्लस औषधि अपोषति। ये तो हुई। अब इसका एक विशेष नियम है जो रीट की एग्जाम के लिए अपन एक वार्तिक के रूप में सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम की बात करते हैं वहाँ तक। वैसे तो पररूप संधि के और भी बहुत से नियम हैं, लेकिन जहाँ हम रीट की बात करते हैं तो सामान्यतः इतना हाई लेवल नहीं है, माध्यमिक स्तर तक का अपना पाठ्यक्रम है। तो चलिए इसके एक जो विशेष नियम और है हम उसको भी अध्ययन कर लेते हैं पररूप का, जिसके लिए ये इस रूप में आता है। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, इसका अर्थ ढूंढते हैं क्या है। संधि विच्छेद हम यहां से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा,
शकंधु धने आदिषु, शकंधवादिषु, शकंधु धन आदिषु, शकंधु आदि में पररूपम वाच्यम, पररूप कहनी चाहिए। मतलब शकंधु आदि शब्दों में भी कौन सी संधि होगी? पररूप संधि। अब यहाँ पर नाम शकंधु आदिषु है, आदिषु मतलब आदि ऐसे शब्दों में भी, ठीक है। तो शकंधु शब्द तो है ही, इसके समान और ऐसे जो शब्द आते हैं उनमें भी। तो इसके लिए आप एक सरल सा नाम ऐसे कह सकते हैं, शकंधवादी गण। शकंधवादी गण में पढ़े जाने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों में भी कौन सी संधि होती है? पररूप संधि। ये अपन सरलता के लिए कहेंगे। आदि यानी आरंभ, ऐसा गण का मतलब समूह है, शब्दों का ऐसा समूह है जो शकंधु शब्द से आरंभ हो रहा हो, उसको हम शकंधवादी गण के शब्द कह सकते हैं सहायता के लिए। तो शकंधवादी गण में जो भी शब्द पढ़े जाते हैं उन शब्दों में भी कौन सी संधि होगी? पररूप संधि, ठीक है। अब रही बात ये कि ये शकंधवादी गण के शब्द जो हैं वे कौन से शब्द हैं, तो अब उन पर चर्चा करते हैं हम। तो जैसे आप ऐसे कहेंगे, शक धने अंधु, आप ऐसे कह सकते हैं, कर्क धने अंधु, कुल्ले धने अटा, पतत धने अंजलि, ठीक इसी प्रकार हम कहें ऐसे, मनस धने ईसा, हलस धने ईसा, इसी प्रकार लांगल धने ईसा, आप ऐसे कह सकते हैं, सीमन धने अंत है, सार धने अंग है, मार्त धने अंड है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मृत धने अंड है। और फिर तत्र भव सूत्र से मृत का तद्दितेषु चाम आदि से क्या हो जाएगा? आदि वृद्धि होकर के अपना शब्द बन जाएगा मार्त अन्न है। ये सामान्यतः हम शकंधवादी के जो गण हैं उन गणों की हम चर्चा करें कि शकंधवादी गण में जो भी शब्द पढ़े जाते हैं उन शब्दों में भी कौन सी संधि होती है? पररूप संधि। और जैसे ही हम पररूप संधि करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पररूप संधि करेंगे तो इनके जो शब्द बनेंगे वो इस रूप में होंगे। यहाँ तो बन जाएगा अपने पास शकंधु, यहाँ जो शब्द बनेगा करकंधु, उसके बाद कुलटा, पतंजलि, ठीक इसी प्रकार आगे की बात करें तो यहाँ शब्द बनेगा मनीषा, हलीसा।
इसी प्रकार लांग लीसा, यहां आप इस रूप में करेंगे लांग लीसा। सीमंत, इसका एक रूप और बन जाएगा सीमांत है। जहां सीमांत है बताएंगे वहां संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ संधि। इसका रूप बनेगा सारंग है। दूसरा रूप बनेगा इसका सारांग है। जहां सारांग है बताएंगे संधि का नाम दीर्घ संधि। इसका बन जाएगा अपने पास शब्द मार्तंड है। तो अपन ने ये कहा कि सकंदवादी गण के जो शब्द हैं सकंधु, करकंधु, कुलटा, पतंजलि, मनीषा, हलीसा, लांगलीसा, सीमंत, सारंग, मार्तंड, इन शब्दों में भी पररूप संधि मानी जाती है। सीमंत है केशवेशु सीमांतो अन्य शर्त से, परिभाषा से आप ऐसे कहेंगे सीमांत शब्द जहां आए वहां संधि बताएंगे कौन सी, दीर्घ संधि। ठीक इसी प्रकार सारंग है पशु पक्षी ने सारांगो अन्य से, जहां सारांग शब्द आएगा वहां आप संधि बताएंगे कौन सी, दीर्घ संधि। तो ये थी अपनी कौन सी, पररूप संधि। उसके बाद चर्चा करते हैं स्वर संधि का जो अंतिम भेद है उस भेद की ओर बढ़ते हैं और नाम है उसका प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि। और प्रकृति भाव जो संधि है उसके लिए आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, नंबर 1 तो प्लुत प्रग्रहिया अचिनित्यम। प्लुत प्रग्रहिया अचिनित्यम, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब देखो इसका अर्थ क्या है। एक तो नाम ये आया है प्लुत, ठीक है। एक नाम तो आप ये कहेंगे यहाँ जो नाम है वह है प्लुत, ठीक है। प्लुत स्वर और दूसरा नाम है प्रग्रह्य, प्रग्रह्य स्वर। प्लुत स्वर अथवा प्रग्रह्य स्वर के बाद में कोई भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए। प्लुत स्वर या प्रग्रह्य स्वर के बाद कोई भी स्वर हो तो जो संधि होगी उसका नाम है कौन सी संधि, प्रकृति भाव, ठीक। अब शर्त ये कि प्लुत स्वर क्या होता है, प्रग्रह्य स्वर क्या होता है। तो जो प्लुत स्वर है उसके लिए तो हमने कहा था त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक स्वर जो है वह होता है कौन सा स्वर, प्लुत स्वर, ठीक। अब बच गया कौन सा, प्रग्रह्य स्वर। तो प्रग्रह्य के लिए आप ऐसे कह सकते हैं ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम, ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम। मतलब क्या है इसका अर्थ, आप ऐसे ध्यान दें। ईदु देद द्विवचनम प्रग्रह्यम। इसका अर्थ क्या है वो समझते हैं। यहां से विच्छेद कर लेंगे हम, ईत प्लस ऊत प्लस एत प्लस द्विवचनम। ईत ऊत एत द्विवचनम प्रग्रह्यम।
यहां ध्यान दें, ईत का मतलब क्या है, ई, ऊत से मतलब है ऊ, और एत से मतलब है ए, ठीक है। ये दो। द्विवचनम का मतलब है द्विवचनांत, कहाँ होने चाहिए, द्विवचनांत। द्विवचनांत का मतलब द्विवचन के अंत में। अब आप इसका अर्थ ये निकालें कि किसी भी शब्द के या धातु के द्विवचन का रूप होना चाहिए, और द्विवचन के रूप के अंत में, आरंभ की बात नहीं हो रही है, अंत की बात हो रही है, द्विवचन के अंत में या तो आ जाए ई या ऊ या ए, इन तीनों में से कोई सा भी स्वर आ रहा हो, शर्त द्विवचन के लास्ट में हो, उसका नाम रहेगा प्रग्रहीय स्वर। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, जैसे अपने एक उदाहरण है हरि, इधर अपन ने शब्द लिख दिया जैसे विष्णु, यहाँ शब्द लिख दिया अपन ने जैसे लते। ये तीनों शब्द जो हमने लिखे हैं, आप ये ध्यान देंगे कि वे जो शब्द हैं वो द्विवचन के हैं, और द्विवचन के अंत में ई ऊ ए आ रहा है। जहाँ द्विवचन के अंत में ई ऊ अथवा ए हो और उसके बाद में फिर कोई सा भी क्या आ जाए, स्वर आए, तो प्रकृति भाव संधि होगी, क्योंकि ये द्विवचन के अंत में विद्यमान स्वर, उसका नाम है कौन सा स्वर, प्रग्रहीय स्वर। तो ये जो सूत्र है हम इसको प्रग्रहीय संज्ञा, प्रग्रहीय संज्ञा सूत्र भी कह सकते हैं कि प्रग्रहीय संज्ञा किसकी होती है, तब आपका उत्तर होगा ईदु देत द्विवचनम प्रग्रह्यम, द्विवचनांत ई उ ए की प्रग्रहीय संज्ञा होती है। अब अपन क्या कह रहे थे कि या तो प्लुत स्वर आ जाए, तो प्लुत स्वर के लिए तो त्रिमात्रिक स्वर की बात आ गई, या प्रग्रहीय स्वर आ जाए, उसके बाद में कोई भी स्वर आए तो संधि कौन सी होगी, प्रकृति भाव संधि होगी। अब जैसे कि एक उदाहरण से चर्चा करते हैं हम, उदाहरण की जहां हम बात करते हैं तो ये ध्यान देंगे, अपने पास एक उदाहरण है, कृष्ण धने अत्र राम धने अत्र। ये मान लीजिए हम उदाहरण लिख लेते हैं। अपन ने कहा हरि धने एतौ, विष्णु धने इमौ, गंगे धने एते। ये कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। अब यहां कौन सी संधि होगी ये ध्यान दें, यहां इस रूप में, ठीक है। तो अपन ऐसे कह रहे हैं कि ये तीन की मात्रा आ रही है, और तीन की मात्रा है तो ये प्लुत स्वर है। प्लुत त्रिमात्रिक स्वर को प्लुत स्वर कहा था। प्लुत स्वर के बाद में कोई भी स्वर हो, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब ये है, ये स्थिति जो संधि विच्छेद में है, संधि में वही स्थिति कर दो, बस प्लस का चिन्ह हटा दो, वो संधि हो जाएगी। जैसे कि यहां हम बात करें, यहां अपना जो शब्द बनेगा वो ये बन जाएगा कृष्ण अत्रो, यहां बन जाएगा राम अत्र। तो प्लुत स्वर के बाद में कोई स्वर हो, प्रकृति भाव। द्विवचन में ई उ ए आ रहा और उसके बाद स्वर हो तो भी प्रकृति भाव, जैसे हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे एते, इस रूप में। तो अपन ने प्रकृति भाव में कहा कि द्विवचन का ई उ ए मतलब प्रग्रहीय स्वर या प्लुत स्वर। प्लुत स्वर या प्रग्रहीय स्वर के बाद में स्वर आने पर कौन सी संधि होती है, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव के अंत में एक शर्त और समझ लें आप, हम ऐसे कह सकते हैं अदसोमात। एक परिभाषा हम और पढ़ लेते हैं, ये एक सूत्र और जो है उसकी चर्चा, वैसे खैर ये इतने हाई लेवल का प्रश्न तो नहीं होता है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहां एक शब्द है अदश। अदश एक सर्वनाम शब्द है, और उस अदश सर्वनाम शब्द का जो भी रूप है वो ईदंत अथवा उदंत, ईदंत अथवा उदंत
मकारांत शब्द हों। मतलब आप इसको ऐसे समझें, आदर्श शब्द का रूप या तो होना चाहिए कौन सा, अमी। अमी नहीं आए तो शब्द आए कौन सा, अमु। अमी अथवा अमु कौन से शब्द के रूप हैं ये, आदर्श सर्वनाम के। आदर्श शब्द के रूप अमी अथवा अमु के बाद कोई भी क्या आ जाए, स्वर आए, तो आप वहां संधि बताएंगे कौन सी, प्रकृति भाव। क्लियर, बस ये ध्यान रख लो। आप अदसो मात ये याद नहीं रखें तो सीधा कह सकते हैं अमी अथवा अमु के बाद कोई भी स्वर, प्रकृति भाव संधि। जैसे उदाहरण अपने पास है, अमी धन ईसा, तो अपना रूप बनेगा अमी ईसा। ठीक इसी प्रकार दूसरे उदाहरण के हम बात सकते हैं, अमु धने आगच्छते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अमु के बाद भी स्वर आ गया, तो इसका जो रूप बनेगा वो ये बनेगा, अमु आगच्छते हैं, अमु आगच्छते हैं। तो अपन ने ये कहा कि आदर्श शब्द के रूप अमी अथवा अमु के बाद कोई स्वर आए तो भी कौन सी संधि होगी, प्रकृति भाव संधि। तो आज की हमारी ये जो क्लास हुई है, उस क्लास में हमने स्वर संधि के जो भेद थे, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि, उसकी चर्चा की है। अगली हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो और साथ ही लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।